हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारी जो पार्ट 1 बुक है उसका जो चैप्टर 5 है प्राथमिक क्रियाएं, उसके जो हमने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो पूरे कर लिए हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा पहला प्रश्न है, वाणिज्य पशुधन पालन से क्या अभिप्राय है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। वाणिज्य मतलब व्यापार के लिए, पूंजी कमाने के लिए जो हम पशुपालन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन। यानी कि चलवासी पशुचारण की अपेक्षा, चलवासी पशुचारण आपको पता ही है कि जो एक स्थान को कुछ समय के लिए छोड़कर फिर से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अपने पशुओं के भरण पोषण के लिए, वो चलवासी पशुचारण कहलाता है। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित व पूंजी प्रधान है, क्योंकि इसमें जो मनुष्य है वो एक ही स्थान पर रुककर अपना पशुपालन करता है, उनके लिए चारे की व्यवस्था करता है और उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थों को बेचकर जो है वो पूंजी कमा लेता है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। प्रमुख कौन कौन से हैं इनमें? भेड़, बकरी, गाय, बैल, घोड़े। और विश्व में कहाँ कहाँ होता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुपालन किया जाता है। विशेषता क्या है इसमें? पशुधन पालन जो है वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है, क्योंकि पशुओं के लिए जब चारे की व्यवस्था की जाती है तो वैज्ञानिक तकनीकों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में जो है इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन और जनांकियों पर ध्यान दिया जाता है कि जब उनकी प्रजनन कराने की उम्र हो जाती है, कि जब वो अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं और उनके लिए क्या है कि और अच्छी पैदावार की जा सकती है, इस चीज़ पर जो है विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें पशुओं की मांस, खालों व ऊन को वैज्ञानिक ढंग से जो है इकट्ठा करके रखा जाता है और फिर विश्व के बाज़ारों में जो है निर्यात कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान काल में आखेटक व संग्राहक विश्व के किन देशों में पाए जाते हैं? आखेटक और संग्राहक लोगों में अत्यधिक जो है प्रतिरोधी क्षमता देखी जाती है। सन 1500 से पूर्व जो है ये पृथ्वी पर लगभग 1/3 हिस्से पर फैले हुए थे। संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, अधिकतर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो है काफ़ी बड़े बड़े भाग व उत्तर पूर्वी एशिया में इनका अधिवास था, मतलब ये जो है उन क्षेत्रों में बसे हुए थे। 20वीं शताब्दी में जो है इनकी जीवन शैली में अनेक परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन आने का कारण क्या था? औद्योगिकरण और नगरीकरण। जैसे जैसे औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास होता गया, इनका जो क्षेत्र है वो कम होता चला गया। जीविका के साधनों के घटने से इनकी संख्या भी घटती चली गई। ये सब लोग जो है अब ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण व उत्तर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं। अफ्रीका में जो है वो पिग्मी हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी कहलाते हैं। दक्षिण भारत में जो है पालियान और मलेशिया के सेमांग और आर्कटिक के इनोइट जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आखेट और संग्रहण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या आखेट और संग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आखेट क्या होता है? वनों से जंगली जानवरों का शिकार करना, जल से मछली को पकड़ना, जीव जंतुओं को पकड़ना जो है आखेट करना या शिकार करना कहलाता है। संग्रहण क्या होता है? वनों से, पौधों से जो जड़ें प्राप्त होती हैं, जो पत्तियां, छाल, बीज या जो फल हमें प्राप्त होते हैं उन्हें इकट्ठा करके जब रखा जाता है उसे संग्रहण कहा जाता है। आज से 12,000 पूर्व जो है सभी मनुष्य आखेट और संग्राहक थे। कुछ 100 साल पहले अर्थात 1500 में ये लोग विश्व के 1/3 भाग पर ही फैले रह गए हैं। औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण जो है इनका क्षेत्र भी सीमित हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई जो है और अफ्रीका में पिग्मी जो हैं, भारत में पालियान और मलेशिया में जो सेमांग जाति के लोग रहते हैं वो जो है आखेट और संग्राहक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋतु प्रवास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ऋतु प्रवास यानी कि ऋतु, जब ऋतु यानी मौसम बदल जाता है तो मौसम के कारण जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करना
ऋतु प्रवास कहलाता है। चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य था अपने जीवन का गुजारा करना, निर्वाह करना। ये पानी व चारे की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। चलवासी पशु चालक के पशु पूरी तरह से वनस्पति पर ही आश्रित रहते थे। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। शुद्ध व कम शुष्क प्रदेशों में जो है घोड़े और गधे व ऊँट पाले जाते हैं। संसार के कुछ भागों में पशुपालक जो है ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार अपने पशुओं के साथ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। ऋतुओं के अनुसार पशुओं के साथ व पशुपालकों के साथ स्थान परिवर्तन करना जो है ऋतु प्रवास कहलाता है। यानी कि अपनी सारी ज़रूरतों का सामान लेकर दूसरी जगह पर जाकर रह जाना, वहाँ जाकर अपने लिए एक नया बसेरा बना लेना ऋतु प्रवास कहलाता है। उदाहरण के लिए पर्वतीय प्रदेशों में हिमालय में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भोटिया ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ों पर और सर्दियों में जो है मैदानी और घाटियों में उतर आते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में चलवासी पशुपालक ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण में, उत्तर व शीत ऋतु में उत्तर दक्षिण में प्रवास कर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वनस्पति चलवासी चरवाहों की जीवन पद्धति में वर्तमान में क्या परिवर्तन आया है। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चंस में भी किया था। आर्थिक व्यवस्था के रूप में जो है चलवासी पशुचारण घटता जा रहा है। अनेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परिवर्तन चलवासी चरवाहों को अपनी जीवन शैली बदलने में मजबूर कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जो है शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान में खेती का प्रसार या फैलाव हुआ है। मध्य एशिया के कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में जो है सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। वहाँ जो है कपास की खेती की जाने लगी है। कई देशों की सरकारें जो है चलवासी पशुपालकों को स्थायी रूप से बसाने का प्रयास कर रही है। कई क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो रहे हैं और वहाँ इन चरावाहों को नाम दिया जा रहा है। आर्कटिक में रूस ने जो है रेडियर पालकों को सरकारी व सामुदायिक फार्मों का सदस्य बना दिया है। कहीं पर जो है इनकी जैसे जैसे संख्या घटती जा रही है, इनकी सुरक्षा के लिए, इनको इकट्ठा करने के लिए, इनको जीवन व्यतीत करने के लिए सही ढंग से सरकार भी जो है इन लोगों की मदद कर रही है कि कहीं जा पर जो है इन्हें स्थायी रूप से बसाया जा सके। परंतु इनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे अब घटती जा रही है और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पशुपालन पर एक नोट लिखें। जब बड़े पैमाने पर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापार करने की दृष्टि से जब हम पशुओं को पालते हैं तो उसे व्यापारिक पशुपालन कहा जाता है। तो वह इसमें पशुओं को जो है वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। प्राकृतिक चरागाहों पर निर्भर होने के स्थान पर इसमें विस्तृत रूप से चारे की फसलें और घास उगाई जाती हैं। इसमें पशुओं का पालन जो है अधिक से अधिक दूध व मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। पशुओं की नस्ल सुधार और रोगों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उनके लिए जो है सभी ज़रूरत के सामानों को उपलब्ध करवाया जाता है। सभी कार्य जो है मशीनों से और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किए जाते हैं। आखेटक और खाद्य संग्राहक कैसे कृषक बन गए, यानी कि जो आखेट करने वाले थे, जो संग्राहक थे, वो अब कृषक कैसे बन गए हैं। प्रारंभिक नवपाषाण काल में जो है पत्थर के कुदालों का प्रयोग करके नदी घाटियों के पास जो नरम जगह होती थी वहाँ उपजाऊ मिट्टी में वर्षा पर आधारित कृषि संभव हो पाई है। उसी के कारण जो है वो पृथ्वी में थोड़े थोड़े बीज बोकर अपने लिए फसलें उगाने लगे। पृथ्वी से प्राप्त वनस्पति की संपदा ने पशुपालन को प्रोत्साहित यानी कि बढ़ावा दिया। मानव ने पशुओं के दूध से और दूध बने पदार्थों का प्राप्त किया। उनकी चमड़ी से जूते व कपड़े बनाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार जो आखेटक है वो कृषक बन गए, संग्राहक भी जो है वो कृषक बन गए। अगला प्रश्न है हमारा,
व्यापारिक पशुपालन की विशेषताएं बताएं। एक तो व्यापारिक पशुपालन में जो है पशुओं के प्रजनन व रोगों के रोकथाम पर विशेष बल दिया जाता है। दूसरा, व्यापारिक पशुपालन में जो है पशुओं के लिए विशाल क्षेत्रों में चारे की फसलें उगाई जाती हैं, केवल प्राकृतिक घास पर ही वो निर्भर नहीं होते हैं। व्यापारिक पशुपालन में जो है चरवाहों को कांटेदार तारों द्वारा कई खंडों में बांटा जाता है। इन खंडों में बारी बारी से चराई के लिए खोला जाता है, यानी कि जो जिस जगह पर वो पशुपालन करते हैं उसे जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और एक एक समय के अंतराल पर जो है उन हिस्सों को उनकी चराई के लिए खोल दिया जाता है। व्यापारिक पशुपालन में बाड़ों में पशुओं की संख्या जो है निर्धारित की जाती है ताकि अतिचारण को रोका जा सके। पशुओं के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। पशुओं को सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के बाड़ों में रखा जाता है। इसमें पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः विकसित देशों में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक पशुपालन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तर अमेरिका में प्रेयरी, जहाँ पर घास के मैदान ज़्यादा हैं, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला या लाओस, ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड की जो है शीतोष्ण घास के मैदान, कैस्पियन सागर में पूर्व में स्थित क्षेत्र, ब्राज़ील के पठारी में से अर्जेंटीना के जो दक्षिण सीमा के क्षेत्र हैं, अरब सागर के उत्तर में स्थित ये क्षेत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पशुचारण पर संक्षिप्त नोट लिखें। आरंभ में मनुष्य जो है संग्रहण के साथ साथ अपनी ज़रूरतों के लिए वन्य जीव जंतुओं का संहार भी करता था। धीरे धीरे उसने जो है उनके विनाश की जगह, उनका शिकार करने की जगह जो है उन पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। विभिन्न जलवायु की दशाओं में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने जो है अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों को चुना, जैसे घास के मैदान में गो पशु, टुंड्रा प्रदेश में रेडियर, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में ऊंट, एंडीज पर्वतों में लामा, हिमालय में याक को जो है पालतू पशु बनाया गया। इन जीव जंतुओं से जो है मनुष्य को भोजन के लिए दूध, उसके उत्पादन और मांस मिलता रहा। वस्त्र व आवास के लिए उनकी खालों का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है, अब पशुपालन जो है वो दो प्रकार का होता है, पहला चलवासी और दूसरा व्यापारिक। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक दो कारक है, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक क्या है, धरातल के नीचे खनिजों की गहराई कितनी है, क्योंकि गहराई बढ़ने से जो है खनिज निकालने की लागत भी, उस पर खर्चा भी ज़्यादा आता है। उपयोग के स्थान से खनिजों की दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी के कारण जो है परिवहन का खर्चा बढ़ जाता है। खनिज निक्षेपों की मात्रा कितनी है और खनिज में गुणवत्ता कितनी है। तो दूसरा है हमारा आर्थिक कारक। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सस्ते श्रम की उपलब्धता होती है, यानी कि खानों में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है और ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कम पैसों में ज़्यादा काम कर सके। खनिजों की स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय मांग होती है। खदान को विकसित करने के लिए जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। खनिजों का उपयोग करने के स्थान पर पहुंचने के लिए जो है उचित परिवहन की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक क्रियाकलाप व द्वितीयक क्रियाकलाप में क्या अंतर है। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता होगा क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसे कर चुके हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है, इसमें वे व्यवसाय शामिल होते हैं जिनका सीधा संबंध जो है प्रकृति के दोहन से होता है, यानी कि प्रकृति से हमें सीधे रूप में जो वस्तु प्राप्त होती है वो हमारी प्राथमिक क्रिया है। और द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होती है, इसमें वे व्यवसाय शामिल होते हैं जो कच्चे माल से एक नई वस्तु का निर्माण करके तैयार किया जाता है। दूसरा है, इन क्रियाकलापों से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। द्वितीयक में जो है कच्चे माल का रूप बदलकर जो है उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप में जो है आखेट, वनों के पदार्थों का संग्रहण, लकड़ी काटना, मत्स्य पालन, कृषि, पशुचारण व खनन आदि क्रियाकलाप शामिल हैं। और द्वितीय क्रियाकलाप में जो है इसमें गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना,
लौह अयस्क से इस्पात व मशीनरी बनाना, ये सब शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, खनन की दो प्रमुख विधियां कौन सी हैं? खनन की दो विधियां हैं, पहला है धरातलीय खनन यानी कि खुली खानें, दूसरा है भूमिगत खान यानी कि कूप की यानी कि कुएं बनाकर जो खानें बनाई जाती हैं। धरातलीय खनन क्या होता है? धरातलीय खनन जो है भूगर्भीय खनन की तुलना में आसान और सस्ता व अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। इस विधि में जो है धरातल की मिट्टी, चट्टानों आदि को हटाकर जो है खनिज की परतों को खोदा जाता है, काटा जाता है या बम लगाकर जो है उन्हें तोड़ दिया जाता है। ऐसी खुली खानें जो है बड़े बड़ी क्रेन, ट्रैंकों से खनिज लादती हैं, मतलब उनसे जो है निकाला जाता है। आज 90% खुली खानों का ही 99% अधात्विक खनिज ऐसी हैं जो ऐसी ही खानों से निकाली जाती हैं। जहां खनिजों के भंडार धरातल के निकट ही गहराई पर होते हैं, वहां पर ऐसी ही खानें पाई जाती हैं। अब धरातलीय यानी कि ये पृथ्वी की सतह पर ही पाई जाती हैं। अब भूमिगत खानें यानी कि कुएं कैसे होते हैं? गहराई में, इन्हें कूप की खान भी कहते हैं ना। तो जो चीज़ गहराई में यानी कि इस प्रकार की खनन में ऊर्ध्वाधर या तिरछे खनिज कूप या क्षैतिज सुरंगें यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है सुरंगें बनाई जाती हैं। इन सभी को आपस में बड़े बड़े गलियारों से यानी कि एक गुफा को दूसरी गुफा से जोड़ दिया जाता है। खनिजों की खोदी गई चट्टानों को इन्हीं मार्गों द्वारा धरातल पर लाया जाता है। इन खानों में जो है लिफ्ट लगी हुई होती है, शुद्ध हवा आने जाने व प्रकाश की व्यवस्था होती है। कभी कभी ये खानें जो है काफ़ी गहरी हो जाती हैं। भूमिगत खानें जो है वो धरातलीय खानों की तुलना में अधिक क्या होती हैं? जोखिम भरी होती है, क्योंकि कई बार यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। अगला प्रश्न है हमारा, विकसित देश खनन कार्य के पीछे क्यों हट रहे हैं? विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं उत्पादन की, खनन की, प्रसंस्करण की एवं शोधन कार्य से पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो श्रमिक, जो लोगों के काम करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो लागत है वो अधिक आने लगी है। जबकि विकासशील देश जो हैं अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर जो है अपने श्रमिकों को रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। अफ्रीका के कई देश जो हैं दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों और एशिया में आय के साधन का 50% तक जो है खनन कार्य से प्राप्त करते रहे हैं। यही कारण है कि जब लोगों की आय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, श्रमिकों की मांग बढ़ती जा रही है, इस कारण जो है विकसित देशों ने खनन कार्यों से अपने पैर पीछे हटा लिए हैं।